मन को सुकून और आरामदायक जगह मिलने के बाद चैन की नींद कैसे आती है, ये नकुल को अब पता चला। रात भर जागने के कारण उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। मनपसंद और भरपूर नाश्ता करने के बाद वो जो घोड़े बेचकर सोया तो उसे टाइम का पता ही नहीं चला कि कितनी देर तक वो सोता रहा। वह तो और भी सोता रहता, लेकिन दरवाजे पर खटखटाने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि मेड खड़ी हुई थी। ये कल वाली मेड नहीं थी। 20-21 साल की पतली दुबली सांवली सी लड़की मुस्कुराती आंखों से उसे देखकर बोली, चलिए, मैडम जी ने आपको बुलाया है, लंच का टाइम हो गया है। लंच का टाइम हो गया? अभी तो मैंने नाश्ता ही किया था। आपने अभी नाश्ता नहीं किया था। जरा घड़ी की तरफ देखिए कि आप कितनी देर तक सोते रहे हैं। नकुल ने घड़ी की ओर देखा और चौंक पड़ा। ओह, मैं इतनी देर तक सोया रहा। सीधी लगती है, लेकिन गुस्से में जब बिगड़ जाती है तो उतनी ही खतरनाक हो जाती है। अब वो ज्यादा वेट नहीं करेंगी और आपको बुलाने ही चली आएंगी। मेरी भी डांट पड़ेगी। फिर कुछ याद करते हुए बोली, ओ हाँ, मैम को भी तो बुला कर ले जाना है। उसकी बातचीत करने के ढंग से नकुल बहुत प्रभावित हुआ। उसे नहीं लगा कि यह मेड है। उसकी बातचीत बिल्कुल अच्छी थी। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम रुचि है। तुम यहाँ काम करती हो? नहीं, मैं काम नहीं करती, मेरी मम्मी करती है। वो बीमार है, इसलिए उनकी जगह मैं आ जाई हूँ। ओह, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। नकुल तैयार होने के लिए फिर कमरे में चला गया। रुचि प्रत्युषा को बुलाने चले गई। प्रत्युषा जाग चुकी थी और उठकर बाहर आने ही वाली थी, लेकिन तब तक रुचि ने दरवाजे पर दस्तक दे दी और वही नकुल वाला डायलॉग दोहरा दिया। चलिए मैम, मैडम आपका इंतजार कर रही हैं, लंच कर लीजिए चलकर। ठीक है, मैं आती हूँ। प्रत्युषा ने मुस्कुराकर रुचि को कहा और रुचि वापस लौट गई। थोड़ी ही देर के बाद नकुल और प्रत्युषा दोनों तैयार होकर डाइनिंग रूम में पहुंचे। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था और मानसी दोनों का इंतजार ही कर रही थी। लेकिन इस समय मानसी अकेली नहीं थी। एक लड़की और भी बैठी हुई थी जो प्रत्युषा की उम्र की ही थी। सफेद कपड़ों में वो सादगी की मूर्ति लग रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। वो बिल्कुल खामोश थी। उसकी अजीब खामोशी कुछ ऐसी एक्स्ट्रा नॉर्मल लग रही थी जिसे देखकर कुछ कुछ बेचैनी सी होने लगी। उसकी आंखों में एक सूनापन छाया हुआ था जिसे देखकर एहसास हो रहा था कि वो यहाँ होकर भी मौजूद नहीं है, कहीं और खोई हुई है। उस लड़की ने नैन नक्श पर बस ही ध्यान खींच रहे थे। मानसी ने उन दोनों को देखकर कहा, आओ बच्चों, बैठो। अब थकान तो नहीं लग रही? ठीक हो तुम दोनों? बहुत रिलैक्स फील हो रहा है आंटी। समझ में नहीं आता आपका किस शब्दों में धन्यवाद करूं। मैं बहुत लकी हूं जो आप मुझे मिल गई हैं। कहते हुए नकुल ने प्रत्युषा की ओर देखा। प्रत्युषा ने समर्थन में सर हिलाया और बोली, आंटी सच बात है, अगर आप हमें नहीं मिली होती तो हमारा क्या हाल होता हम बता भी नहीं सकते। खास तौर पर मेरा तो बहुत बुरा हाल होता। अब हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, बस अब इससे ज्यादा कुछ मत कहो। मानसी ने आदेशपूर्ण स्वर में कहा, बैठ जाओ और चुपचाप खाना खाओ। दोनों चुपचाप खाना खाने के लिए बैठ गए। उन्होंने नोटिस किया कि टेबल पर स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। इनको बनाने में निश्चित रूप से बहुत मेहनत की गई थी। पूरा घर सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ था। कोने कोने में नफासत झलक रही थी। जैसे मानसी का स्वभाव था वैसा ही आभास उसके घर से भी हो रहा था। चारों तरफ एक आरामदायक शांति थी। लेकिन खाना खाते समय दोनों लोगों ने नोटिस किया कि मानसी के चेहरे पर जो मुस्कान है वो स्वाभाविक नहीं है।
ऐसा लगता है कि उसने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ रखी है और इसके पीछे कोई गहरी दर्द की कहानी है। केवल होठों पर नकली मुस्कान चिपका लेने से ही हंसना नहीं हो जाता। आंखों में छुपे दर्द की और कहीं नहीं खुद को आंखों ही चुगली कर देती है। रुचि खाना सर्व कर रही थी। बड़े ही सधे और संतुलित तरीके से खाना सर्व करना भी एक कला होता है जो आज देखने को मिल रही थी। खाना खाते समय सब चुपचाप ही रहे। उसके बाद रुचि डाइनिंग टेबल को साफ करने लगी। मानसी ने रुचि से कहा, जाओ पहले पिया को लेकर जाओ, उसके रूम में लिटा दो, उसके बाद कुछ करना। ठीक है। इतना कहते हुए रुचि पिया को अपने साथ ले गई और मानसी उन लोगों को अपने रूम में ले गई। प्रत्युषा और नकुल को बिठाने के बाद मानसी ने कहा, नकुल बेटे, तुमसे एक बात पूछनी है, वो मुझे बता दो। क्या क्या बात है आंटी, बताइए। क्या तुम इस लड़की प्रत्युषा से शादी करोगे या इसका तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है? क्या इसको तुम चाहते हो? ये मुझे साफ साफ बता दो। वो इसीलिए कि उसी के अनुसार फिर मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करूं और सबको तुम्हारा उसी तरह से मैं सही परिचय दूं। ये बात तो सही थी कि नकुल की समझ में आ गई। उसने सारी कहानी बता दी कि वो प्रत्युषा को ना तो जानता है न उसे चाहता है। उसने तो केवल इंसानियत के नाते उसकी मदद कर दी थी। उसे गुंडों से बचा लिया था, उसकी जान बचा ली थी, वरना वो तो आत्महत्या करने जा रही थी। तो सारी कहानी वहीं पर आ गई कि जब मैं उसको जानता ही नहीं तो मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। बस बेटे, यही तो पूछना था। ये बात कहते हुए मानसी ने ऐसी राहत की सांस ली जैसे उसके सिर से कोई बहुत बड़ा वजन उतर गया हो। आखिर क्या बात थी वो मानसी के मन में जो वो अभी तक बता नहीं रही थी? ये जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।